हम देखते हैं कि चूमो वहाँ से जा रहा होता है और कहता है मैं समझ सकता हूँ, मुझे लगता है कि मुझे रहने के लिए कोई सेफ जगह मिल जाएगी, मुझे यहाँ से चलना चाहिए। ये देखते यूदोंग उससे कह रही होती नहीं नहीं, मेरा कहने का मतलब ये नहीं था, तुम्हारी सिस्टर की फिजिक्स ये सच में काफी ज्यादा अलग है। अगर ये कोई ऑर्डिनरी इंसान होती तो डिमोनिक बीस्ट की औरत से ये जरूर अपनी जान को गवा देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसे ठीक करने के लिए उसे क्यूएस से जुड़ी हुई एक तकनीक के जरिए से थेरेपी से गुजरना होगा और इसलिए यहाँ पे रहना तुम दोनों के लिए सबसे अच्छा चॉइस है। उसके साथ अगर कोई दूसरे कल्टीवेटर को ये पता चल गया कि कोई डिमोनिक बीस्ट जो कि तुम्हारी सिस्टर के अंदर है तो ये तुम्हें परेशानी में डाल सकता है, जिसकी वजह से तुम्हारी बहन भी काफी ज्यादा परेशानी में पड़ जाएगी। ये सुनते चूमो से फेट कॉइन देते हुए कह रहा होता है तो फिर ठीक है, रेंट के तौर पे तुम इन फेट कॉइन को ले सकते हो। तो यूदोंग हंसते हुए कह रही होती ठीक है, मुझे डर था कि अगर तुम मुझे किराया नहीं दोगे तो तुम यहाँ पे शांति से नहीं रह पाओगे, बस तुम सिंपली मुझे 2 से 3 हजार तक फेट कॉइन दे सकते हो। तभी उसे चूमो के जरिए 60 के फेट कॉइन उसके अकाउंट में रिसीव होते हैं, जो कि देखते वो काफी ज्यादा होती है और कहती है क्या 60 के। तो चूमो उसे कह रहा होता है मैं अब और अपनी कॉम्बैटिबिलिटी को बढ़ाने के लिए फेट कॉइन का यूज नहीं कर सकता, हालांकि मैं इन्हें सीक्रेट रियल्म शॉप में आर्टिफैक्ट के बदले एक्सचेंज कर सकता हूँ, लेकिन सच में मैं उनका यूज नहीं कर सकता। तो मेरे पास फेट कॉइन का होना मतलब ये काफी ज्यादा बेकार है, तो इसलिए मैं इसे किसी ऐसे को क्यों ना दूं जिसे किसकी जरूरत है। तो यूदोंग से कह रही होती है क्या तुम्हें पता है कि इन फेट कॉइन की कीमत कितनी है? भले तुम इन्हें आर्टिफैक्ट्स के एक्सचेंज में यूज नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी तुम दूसरे कल्टीवेटर को ढूंढ सकते हो और उनके बदले इसे कैश में एक्सचेंज कर सकते हो। तो चूमो से क्या रहा होता है पहले मुझे अपनी बहन को बचाने के लिए पैसे की जरूरत थी, क्योंकि अब मैं जान गया हूँ कि मेरी बहन की इलाज तुम ही कर सकते हो, तो फिर इतना पैसे का क्या फायदा, तुम बस इसे मेरे रहने के लिए ट्रीट के रूप में मान सकते हो और अगर तुम फ्यूचर में स्ट्रांग हो जाते हो तो तुम मेरी रक्षा भी कर सकते हो। ये सुनते यूदोंग से कह रही होती बिल्कुल ये एक वादा है और वो मन ही मन कह रही होती है। हालांकि चूमो के फेस पे तो नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो काफी ज्यादा स्ट्रेस में है। अब मुझे लगता है कि मुझे हार्ड वर्क करने की जरूरत है। चूमो से कह रहा होता है हाँ ये एक प्रॉमिस है और वो मन ही मन कह रहा होता है मैं अपनी सारी उम्मीदें इस साइन इन सिस्टम पर नहीं लगा सकता और सीक्रेट रियल्म के मिशन को कंप्लीट करने के बाद मुझे रिवॉर्ड के तौर पे साइन इन सिस्टम के जरिए कल एक पेट दिया जाएगा और कौन जानता है कि नेक्स्ट टाइम साइन इन करने के बाद मुझे कैसे रिवॉर्ड मिलेगा। तो मुझे और भी तरीके सोचने होंगे। सीन चेंज होता है, हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक वेटर से कह रहा होता है अरे मेरा वेलिंगटन स्टिक कहाँ है, क्या ये अभी तक रेडी नहीं हुआ है? क्या तुम लोग मेरी रेस्टोरेंट को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो? जाओ इसे जल्दी बना के लेके आओ। ये सुनते वो जो वेटर होता है वो कहता है मुझे माफ करो यंग मास्टर, प्लीज हमें 2 मिनट दो, हम 2 मिनट में जल्दी यहाँ पे आ जाएंगे। उसे देखते हुए वहाँ के लोग कह रहे होते हैं क्या वो ली फाइनेंशियल ग्रुप का बिगड़ैल बच्चा ली तान लिंग तो नहीं है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या उसके पास अभी भी ऐसे टाइम में बाहर आकर खाना खाने का ऑडासिटी है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है क्या ली तान लिंग आखिर इस बार उसने कौन सी बेतुकी की बकवास की है? तो दूसरा बंदा कहता है क्या तुम नहीं जानते उसने सीक्रेट रियल में नंबर 1 रैंक वाले कल्टीवेटर चूमो के साथ खिलवाड़ किया है, जिसके रिजल्ट के तौर पे उसके अम्यूजमेंट पार्क को उड़ा दिया गया है और उसने जिस सबऑर्डिनेट को रिक्रूट किया था वो बाउंटी हंटर जिसका नाम द कल्टीवेटर किलर था, चूमो ने उसको भी सबक सिखाया था। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है अरे ये तुम क्या कह रहे हो, उस अम्यूजमेंट पार्क के नीचे तो वो सेंचुरी था जिसे ली और चैन फाइनेंशियल ग्रुप ने बनाया था, ये तो कम्प्लीटली एक्सपोज हो चुका है। तो दूसरा बंदा कह रहा होता है आधे घंटे पहले ही सारे के सारे प्लान्स को ऑनलाइन पोस्ट कर दी गई है, जिसमें ये कहा गया है कि फाइनेंशियल ग्रुप सिर्फ अपनी लाइफ के बारे में चिंता करता है और वो डिमोनिक बीस्ट या फिर कुछ और के साथ मिलीभगत काम कर रहे थे। और ये कहते वो फोन में देख रहा होता है तभी वो सब कुछ गायब हो जाता है। वो कहता है क्या अजीब बात है, मुझे इसके बारे में और कुछ नहीं मिल रहा, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है जरूर ये इन्फॉर्मेशन पहले ब्लॉक कर दी गई है, क्योंकि इसमें ली फाइनेंशियल ग्रुप का भी चेहरा शामिल है, इसी वजह से ये सब कुछ डिलीट कर दिया गया है। तभी और एक बंदा कह रहा होता है रुको 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 बात करना बंद करो, लीजू यहाँ पे आ चुका है। तभी हम देखते हैं कि लीजू वहाँ पे आता है, जिसे देखते ली तान लिंग कह रहा होता है बिग ब्रदर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? काफी समय हो गया है मैंने आपको नहीं देखा, मैंने आपको बहुत ही याद किया था। तो लीजू अपने सिक्योरिटी को ऑर्डर देता है जिससे कि वो जो गार्ड्स होते हैं वो ली तान लिंग को पकड़ने लगते हैं, जो कि देखते वो कह रहा होता है रुको 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 मेरा वेलकिटन स्टेक वो अभी तक आया नहीं, मुझे वो तो खाने दो। तभी वो लोग ली तान लिंग को अजीब जगह में ले जाते हैं जहाँ पे वो उसे फेंक देते हैं, जिसकी वजह से वो खांसने लगता है। जहाँ पे लीजू कह रहा होता है मिट्टी का यूज दीवार बनाने के लिए नहीं किया जा सकता, वैसे ही ये तुम्हें सबक सिखाने के लिए है ताकि तुम अपनी जगह ना भूलो। क्या तुम जानते हो कि तुमने क्या गलत किया है? तो ली तान लिंग खांसते हुए कह रहा होता है मुझे चूमो के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था, जिससे कि सब कुछ एक्सपोज नहीं होता। तो लीजू कह रहा होता नहीं तुमने जो किया वो चूमो को मारना नहीं था, तुम और तुम्हारा वो सबऑर्डिनेट वो बाउंटी हंटर जिसे कल्टीवेटर किलर के नाम से जाना जाता है, तुम दोनों एकदम कचरे हो। लेकिन जिसने तुम लोगों की इंसल्ट की है वो ली फाइनेंशियल ग्रुप को इंसल्ट करने के बराबर है, और जो लोग फाइनेंशियल ग्रुप को इंसल्ट करते हैं उन्हें जरूर मरना चाहिए। तो चूमो वो जरूर मरेगा। ये कहते उसके पास आता है और उससे कहता है क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? मुझे यकीन है ऐसा ही होता है, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम करना है, लेकिन इसके वजह मैं यहाँ पे इस गंदगी से निपट रहा हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा सफर कर रहा हूँ। तो ली तान लिंग वो खास रहा होता है। लीजू उसे कहता है साथ ही मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये डैडी ने कहा था, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ जो कि काम के अंदर अपने पर्सनल फीलिंग्स के साथ मिला दे, तो इसलिए मुझे दोष मत देना, तुम्हें बस यही लेट जाना चाहिए और खुद ही सोचना चाहिए। और ये कहते वो वहाँ से चले जाते
जाता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि वो गले में पड़ा हुआ होता है। वो अपनी आंखें खोलता है और किसी को देखते हुए कह रहा होता है, क्यों, क्या ये अभी भी काफी नहीं है? क्या तुम मुझे एक और बार मारना चाहते हो? तो वहाँ पे जो बंदा होता है वो उसे कह रहा होता है, क्या तुम बड़े भाई लिजियो की बात कर रहे हो? वो 10 मिनट पहले यहाँ से चले गया है। तो वो बंदा कहता है, क्या जियाजो तुम यहाँ पे कब से देख रहे हो? तो जियाजो उसे कह रहा होता है, मैं तुम्हें उस पल से देख रहा हूँ जब तुम्हें इस छोटी सी गली में घसीटा गया, तुम्हें बहुत ही बुरी तरह पीटा गया है। क्या तुम नाराज हो? शायद तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं। तो ली तनलिंग उससे कह रहा होता है, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम मेरे चेस्ट के सबसे इम्पोर्टेंट पीस हो और मैं कैसे तुम्हें खुद को एक्सपोज करने दे सकता हूँ? तुम ही वही इंसान थे जो कि सीक्रेट रियल में सुर्खियों में रहने वाले थे, ना कि चूमो। अपनी इच्छा से मेरी वजह से कल्टीवेटर बनने का एक मौका छोड़ दिया। मैं तुम पर गुस्सा कैसे हो सकता हूँ? तो जियाजो से कह रहा होता है, घटिया बातें करना बंद करो। मैंने फाइनेंशियल ग्रुप और कल्टीवेटर्स के पीछे का प्लान के इन्वेस्टिगेशन की वजह एक सेवियर होने का पोजीशन छोड़ दिया है, लेकिन सच कहो तो मुझे तुम पर अभी भी भरोसा नहीं है। तो ली तनलिंग उससे कह रहा होता है, लेकिन क्या तुम्हारे पास और कोई चॉइस है? किसी के लिए तुम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो कि तुम कुछ भी नहीं कर रहे और तुम्हारे चाउस के अलावा तुम्हारे इन्वेस्टिगेशन का कोई भी पर्पस नहीं है। तो जियाजो से कह रहा होता है, अपने साथियों का सेक्रीफाइस करके जानकारी को पाना क्या ऐसे तुम्हें प्राउड फील हो रहा है? ऐसे देखते हुए कि तुम काफी ज्यादा सफर कर रहे हो और मर रहे हो, तो बताओ तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? जब काओमिंग की मौत हुई तो तुम क्या कर रहे थे? तो वो कहता है, काओमिंग, मेरा मानना है कि काओमिंग तुम्हारा दोस्त है। शी भाई, जियांग एन, जियूजेंग, मुझे उनमें से हर एक याद है। लाओ काओ, जिनकी उम्र 70 साल होने वाली थी, अपने भतीजे के साथ टाइम बिताने की बजाय उन्होंने हमारे और हमारी लाइफ के साथ खेलना चुना। नॉर्थ सॉन्ग बेस पर हमारी रक्षा के लिए उसने खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल कर दिया और उस दिन उसके भतीजे का जन्मदिन था। उसने ये कहा था कि अगर वो जिंदा रहा तो छोटे बच्चे को सैक्रिफाइस करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। जियांग एन जो कि 16 ईयर ओल्ड था, हालांकि वो एक कल्टीवेटर था, लेकिन फिर भी वो एक स्टूडेंट था और उसे एक लड़की थी जिसे वो काफी ज्यादा पसंद करता था। लेकिन अनयूजुअल ऑरा को इन्वेस्टिगेट करने के ऑर्डर पे वो चैनल ग्रुप के सेंचुरी में गया और कभी वापस नहीं आया। उनमें से सभी कुछ 4 मेन सेक्ट से आए थे, कुछ छोटे सेक्ट के डिसेबल, यहाँ तक कि कुछ अननोन सेक्ट के डिसेबल भी आए थे और अधिकतर लोग नॉर्मल थे जिनके पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी। और डिमोनिक बीस्ट के साथ मिलीभगत करने वाले उन फाइनेंशियल ग्रुप से कंपैरिजन करने पर हम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर है। और अगर ऐसा नहीं होता तो मैन पावर की भारी कमी की वजह से मुझे इस एम्प्लॉय कल्टीवेटर किलर की जरूरत भी नहीं पड़ती। एक बाउंटी हंटर जो कि अपने फायदे पर ध्यान देता है, उसकी जरूरत मुझे कभी नहीं होती। तो जियाजो से कह रहा होता है, वो भी मर गया। मुझे याद है तुमने उसे 1 महीने से भी कम टाइम के लिए काम पे रखा था, है ना? तो ली तनलिंग कह रहा होता है, हाँ, वो एक पागल आदमी था। मैं ये ओरिजिनली चुमो के साथ शांति से बात करने के लिए उसे चुमो के पास भेजा था, लेकिन कौन जानता था कि ऐसा होगा। चुमो की स्ट्रेंथ रियल वर्ल्ड में सच में अनएक्सपेक्टेड थी और मेरे पास अमेज़न पार्क के अंदर सेंचुरी के लिए दूसरे प्लान्स भी थे, लेकिन अब सब कुछ वेस्ट हो गए हैं, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। तो हारे हुए लोगों के लिए अकेले लड़ने से बेहतर है कि वे मिलकर काम करे। जो कि सुनते ही जियाजो से कह रहा होता है, तो इसका मतलब तुमने मेरी जान को खतरे में डाल दिया। तो लियो से कह रहा होता है, आखिर ये कौन जानता है, हो सकता है कि मरने वाला अगला इंसान वो तुम ही हो, लेकिन मुझे अपने दोस्तों के लिए कुछ भी महसूस नहीं होगा जिन्होंने खुद का सैक्रिफाइस दिया है, और ना ही अपने कामों से कोई पछतावा होगा, और अगर जरूरी हुआ तो मैं अपनी जान भी दे दूंगा। तो जियाजो से कह रहा होता है, ठीक है, मैं टेम्परेरी के लिए तुम्हारे साथ काम करूंगा, लेकिन मैं तुम पर नजर रखूंगा। अगर मुझे पता चला कि तुम इंसानियत के गद्दार थे और जानबूझकर उन लोगों को मरवाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें खुद मार डालूंगा। तो लियो से कह रहा होता, ठीक है, तुम खुद मुझे फांसी दे देना, मुझे कोई भी शिकायत नहीं रहेगी। तो चलो पहले अपना काम शुरू करते हैं। यही वजह है कि तुम इतनी अर्जेंटली यहाँ पे पहुँच गए। अल्टरनेट रियल से डिमोनिक बीस्ट की एडवांस आर्मी के कमांडर कल पृथ्वी का दौरा करेंगे। ये सुनते ही जियाजो कहता है, क्या ऐसा कैसे हो सकता है? उस डेट से पहले डिमोनिक बीस्ट अर्थ में एंटर कैसे कर सकते हैं जब ये एक बार में काम कर रहे हो? तो लियो से कह रहा होता है, मुझे दी गई जानकारी से ये पता चला कि फाइनेंशियल ग्रुप में से एक ने एक ट्रैवर्सिंग स्टोन को पा लिया है, जो कि हमारे रियल्म को उनके रियल्म से जोड़ता है, जिससे उन्हें थोड़ी मात्रा में डिमोनिक बीस्ट को पृथ्वी पर लाने की इजाजत मिल जाएगी। जो कमांडर आने वाला है वो प्रोबेबली पृथ्वी पर 2000 साल पुराने डिमोनिक बीस्ट की ताकत बनाए रखने में कामयाब होगा। और इस समय ये पता चलता है कि डिमोनिक बीस्ट का यहाँ पहले से आने का पर्पस क्या है। अगर हम टाइम रहते ही उनके प्लान को बर्बाद नहीं कर सके तो हमारी दुनिया ये बहुत ही खतरे में पड़ जाएगी। तो जियाजो से कहता है, लेकिन हम ये कैसे जान सकते हैं कि डिमोनिक बीस्ट कहाँ तक पहुँचे हैं? तो वो कह रहा होता है, ईस्ट हाई सिटी में जो कल डिमोनिक बीस्ट के सेनापति का स्वागत करेगा वो मेरा बड़ा भाई लीजियो होगा, और वो प्रोबेबली चुमो को खत्म करने के लिए डिमोनिक बीस्ट की ताकत का यूज करने के प्लान बना रहा है। हम शैडो में उसका पीछा करेंगे और उसे एक सरप्राइज देंगे। सीन चेंज होता है, हम चुमो को देखते हैं जो कि अपनी जगह पे सोया हुआ होता है। अभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे उसे बताया जाता है कि उसकी जो पेट है वो 1 घंटे में आ जाएगी। दूसरी तरफ हम 2 लोगों को देखते हैं जिसमें से काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए दूसरे बंदे से कह रहा होता है, आखिर ये किस पर बेस है? गॉड ने सच में वैन गॉड को कमांडर बनने के लिए पिक किया है, आखिर ये किस बेस पे है? तो दूसरा बंदा कह रहा होता है, क्या तुम गॉड के फैसले पर सवाल उठा रहे हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हालांकि कमांडर आयर कमजोर डिमोनिक बीस्ट की रेस से आया था, लेकिन उसकी फाइट रिकॉर्ड और एक्चुअल कैपेबिलिटीज को कोई अपनी आंखों से नहीं देख सकता। तो वो बंदा कह रहा होता है, मजाक करना बंद करो, वो एक स्नो लेपर्ड डिमोनिक बीस्ट है
है। इसकी वजह उसके साथ एक पेट की तरह बिहेव किया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा क्यों? वो बस लकी है जो कि इस पर चढ़ाया गया है। ये कहते वो काफी ज्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है वार के मैदान में होने का ऐसा सम्मान हमारे लिए होना चाहिए था जो एक स्ट्रॉन्ग डिमोनिक बीस्ट की रेस से आता है। तो दूसरा बंदा कहता है तुम सच में से एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हो। ये कहते वो हंस रहा होता है। वो उससे कहता है तुम्हारे फादर ने एक असिस्टेंट को अरेंज किया है और वो पहले ही पृथ्वी पर घुसपैठ कर चुके हैं और तुम्हारे लिए सब कुछ पहले ही अच्छी तरीके से किया जा चुका है, लेकिन आखिर में यह आई रही थी जिसे ग्लोरी का दावा करने का मौका मिला है। तो वो बंदा काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए उसे पकड़ते हुए कह रहा होता है कमीने, अगर तुम ठीक से बात करना नहीं जानते हो तो मत करो। अब अगर तुमने कुछ और कहा तो मैं तुम्हें पीट पीट के मार डालूंगा। तो वो बंदा हंसते हुए कह रहा होता है मुझे माफ कर दो, तुम जानते हो कि मैं हमेशा सच बोलने वाला इंसान हूँ। और फिर हमें वहाँ पे ट्रेवर्स स्टोन को दिखाया जाता है। उसके बाद हम वहाँ पे एक ऑक्टोपस को देखते हैं जो कि लेडी आयर से कैरी होती है। लेडी आयर ट्रेवर्स स्टोन की शुरुआत होने वाली है। अब आप अर्थ पर आगे बढ़ सकते हैं। वैसे मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये सभी डिमोनिक बीस्ट है और तुम्हें पहले ही पता होगा कि डिमोनिक बीस्ट जितने ज्यादा ताकतवर होते हैं वो उतने ज्यादा ही इंसानों की तरह लगते हैं। तो अब कंफ्यूज मत होना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं वो आयरे कहती है एनजे हमारे लिए नॉर्मल डिमोनिक बीस्ट जो कमजोर पैदा होते हैं उन्हें हमेशा ताकतवर बनने के लिए अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो हम सिर्फ सुपर या डिमोनिक बीस्ट के जरिए बुली किए जाएंगे। तो एनजे कह रहा होता है मुझे माफ करना लेडी आयर। लेडी आयर ने हमारी रक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत की है, मैं ऐसी बात और नहीं कहूंगा। तो लेडी आयर से कह रही होती है एनजे मिशन को पूरा करने के लिए इस बार पृथ्वी की अपने सफर के लिए मुझे तुम लोगों की सबसे अधिक चिंता होगी। अगर मैं यहाँ पे नहीं रहूँ तो तुम लोगों को अनइक्वल ट्रीटमेंट मिल सकता है और मैंने अभी भी इनफ काम नहीं किया है। अगर मैं पावरफुल होती तो अच्छा होता। तो एनजे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उससे कह रहा होता है ऐसा मत कहो लेडी आयर, आप पहले ही बहुत कुछ कर चुके हो। वैसे भी आपने कल्टीवेटर्स के कॉम्बैट स्किल में सुधार किया है जिससे कि हम कमजोर डिमोनिक बीस्ट मजबूत हो गए हैं और हमारे लिए आप एक बहुत ही खतरनाक सीक्रेट मिशन को पूरा करने के लिए पहले से ही पृथ्वी पर घुसपैठ करने के लिए जा रहे हैं। तो लॉर्ड आयर यहाँ पे कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिसकी जिम्मेदारी आपको उठानी पड़े, तो आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो यार उससे कह रही होती है मुझे जाना चाहिए। गॉड के दिए गए मिशन को पूरा करने के बाद सिर्फ तभी हम अपने कमजोर रेस की वैल्यू साबित कर सकते हैं। टाइम आ गया है, अब मुझे जाना चाहिए। तो एनजे कह रहा होता है तुम्हें यहाँ पे बहुत सावधान रहना होगा। पृथ्वी पर घुसपैठ करने वाले डिमोनिक बीस्ट 1000 साल पुराने डिमोनिक बीस्ट की ताकत को सबसे अच्छे से बनाए रख सकते हैं और उन सुपीरियर डिमोनिक बीस्ट ने तुम्हें कभी भी पसंद नहीं किया है और अगर तुम उनके आसपास जाओ तो वो जरूर तुम्हें देखेंगे। तो आयरे कह रही होती है चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, गॉड ने मुझे कमांडर के रूप में चुना है क्योंकि अगर मैं सिर्फ मैं हूँ तो मिशन को भी पूरा किया जा सकता है, इसीलिए मैं इस मिशन को पूरा करूंगी। एनजे मैं जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। ये देखते एनजे रोने लगता है और कह रहा होता है आयरे तुम्हें जरूर वापस आना ही होगा चाहे कुछ भी हो जाए। उसी के साथ आयरे ट्रेवर्स स्टोन में चले जाती है और उसे अर्थ में भेज दिया जाता है। जहाँ पे जाता ही वो कह रही होती है मेरी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो चुकी है, क्या मैं अर्थ पर आ चुकी हूँ, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं अभी भी 3000 साल पुराने डिमोनिक बीस्ट की ताकत को बरकरार रख सकती हूँ। इस समय अर्थ पर मैं पहले से ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। ऐसा लगता है कि ये मिशन जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा तेजी से पूरा हो जाएगा। इसकी वजह से चुमो की आँख खुलती है और वह कह रहा होता है क्या तुम पागल हो, आखिर इतने सुबह सुबह डिलीवर करने कौन आता है और मुझे ये भी नहीं पता कि सिस्टम ने मेरे लिए उस पेट को कहाँ पे ड्रॉप किया है और क्या मुझे अभी इतने सुबह नीचे जाना होगा इसे लेने के लिए, कितना ज्यादा बेकार है। तभी वो देखता है कि उसके सामने से एक रोशनी सी चमकती है और तभी उसके अंदर से आयरे बाहर निकलती है और वो ये देखते हुए कह रही होती है आखिर ये क्या चल रहा है, मेरी लैंडिंग प्लेस ये नहीं होना चाहिए था, है ना। तभी वो अपने आप को देखती है और वो काफी ज्यादा छोटी हो चुकी होती है। वो मन में कह रही होती है जरा रुको, ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, मैं इतनी छोटी कैसे हो गई हूँ। मेरी डिमोनिक पावर ये तो 300 ओल्ड डिमोनिक पावर थी, क्या वो सब चले गया, क्या एक टुकड़ा भी नहीं बचा। तभी चूहों से देखते हुए कह रहा होता है अरे अरे बच्चे डरो मत, मैं बुरा आदमी नहीं हूँ। बच्चे तुम कहाँ से हो और तुम कैसे हो, तुम यहाँ पे कहाँ से आए। और वो मन में कह रहा होता है हे भगवान, क्या ये वही छोटी सी लड़की है जिसे सिस्टम ने कहा था कि उसने डिलीवर कर दिया, लेकिन ये तो काफी ज्यादा छोटी है, मतलब ये क्राइम है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आयरे उसे देखते हुए कह रही होती है चुप रहो, तुम मुझसे बात मत करो, मुझे गुस्सा आ रहा है। और वो मन मन कह रही होती है शिट शिट शिट, मैंने सोचा था कि ये एक नॉर्मल इंसान का घर है, लेकिन मुझे कोई इमॉर्टल कल्टीवेटर्स की स्मेल नहीं आई, लेकिन मैंने अपनी डिमोनिक पावर को खो दी है और अगर किसी कल्टीवेटर को मेरी आइडेंटिटी का पता चला तो ये काफी ज्यादा बुरा होगा, मैं मुसीबत में पड़ सकती हूँ। क्या मुझे एक नॉर्मल बच्चे की तरह होने का दिखावा करना चाहिए, नहीं अचानक अपियर होना ये काफी ज्यादा सस्पिशियस होगा। ये कहते हुए अजीब तरह से चुमो को देख रही होती है। वो मन मन कहती है इससे निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ये कमजोर इंसान जो कि कल्टीवेटर के साथ मिलकर रह रहा है, इसका मतलब जरूर ये क्लोज रिलेशनशिप में है। जब तक कि मैं इस कमजोर इंसान को होस्टेस बना सकती हूँ तब तक मैं यहाँ से सेफली बाहर निकल सकती हूँ। ये कहते हुए अपनी पावर का यूज करती है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। वो मन मन कह रही होती है मेरी कॉम्बैट स्किल को निखारने में बिताए गए मेरे सारे दिन की कड़ी मेहनत जरूर मुझे धोखा नहीं देगी। हालांकि मेरी ये बॉडी ये बच्चे जैसी लग रही है और उसी के साथ मैं अपनी सारी ताकत को खो चुका हूँ, लेकिन
मेरी कॉम्बैट एबिलिटी ये नॉर्मल इंसान से मेल नहीं खाती, मैं जरूर इसे मार डालूंगी। ये कहती वो काफी तेजी से उस पे पंच करती है और मन मन कहती है आई एम सॉरी, लेकिन अब से तुम मेरे हॉस्टेज हो। तभी चूमो से पकड़ लेता है और उससे कह रहा होता है छोटे बच्चे, अगर तुम इस तरह से सिंपली चार्ज करोगी तो तुम्हें ही हट होगा। जो कि देखते वो चिल्लाते हुए कह रही होती है मेरा हो गया, ये कमीना बिल्कुल भी कमजोर इंसान नहीं है। तो ये आवाज सुनते हुए वहाँ पे यूतोंग आ जाती है और चूमो से कह रही होती है चूमो क्या तुम ठीक हो, मैंने अभी अभी तुम्हारे रूम से कुछ शोर सुना है। तभी वो देखते है कि चूमो के हाथ में वो बच्ची है, जो कि देखते वो कह रही होती है क्या ये क्या चल रहा है, तुमने अपने हाथों में इस छोटे से बच्चे को क्यों पकड़ रखा है। और फिर कुछ देर बाद आयरे कहती है मैं सच में कुछ भी नहीं जानती, जिस पल मैं यहाँ पे आई मैंने खुद को ऐसा देखा और इसके अलावा इस बड़े भाई ने मेरे साथ कुछ अजीब सी हरकत की। तभी लिन को पेट की इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जहाँ पे पेट का नाम आयरे होती है और ये एक स्नो लेपर्ड वीकेस्ट डिमोनिक बीस्ट होती है। चूमो कह रहा होता है मैंने कुछ भी अजीब नहीं किया, ये क्या बोल रही है यूतोंग, ये बच्चा एक डिमोनिक बीस्ट है। तो यूतोंग उसे कह रही होती क्या डिमोनिक बीस्ट, इतना प्यारा बच्चा सच में एक डिमोनिक बीस्ट कैसे हो सकता है, और मुझे उसमें से किसी भी डिमोनिक ऑरा का एहसास नहीं हो रहा है, वो सचमुच कमजोर लगती है। ये देखते हैं हायरे मनी मन कह रही होती है कुछ नूब कल्टीवेटर्स के जरिए कमजोर कहा जाना ये सच में कितना ज्यादा इंसल्ट है, लेकिन अब मैं बस डम की तरह एक्टिंग कर सकती हूँ और कुछ नहीं। और वो अजीब सा फेस बनाते हुए कह रही होती है बिग ब्रदर मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग क्या कह रहे हो, डिमोनिक बीस्ट आखिर ये क्या है, क्या इसे खाया जाता है। तभी चूमो को बताया जाता है कि ओनर जैसा चाहे वैसा पेट की फिजिक को चेंज कर सकता है और चूमो कह रहा था ट्रांसफॉर्म, और उसी की वजह से आयरे के बड़े बड़े कान आ जाते हैं, जो कि देखती वो काफी साधारण होती है और कहती है क्या ये क्या हो गया, मेरी बॉडी अपना कंट्रोल क्यों खो रही है, तो तुम मेरे साथ क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं कि वो एक बिल्ली बन चुकी होती है और वो कुछ भी कह नहीं पाती, जो कि देखती यूतोंग से कहती है ये तो सचमुच एक डिमोनिक बीस्ट है, ये बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा है, ये कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो चूमो से कहता है हालांकि ऐसा लगता है कि मैं इस डिमोनिक बीस्ट को कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी सुरक्षा में कमी नहीं आने देनी चाहिए। तो यूतोंग से कह रही होती है क्या मैं इसकी देखभाल कर सकती हूँ, वो काफी ज्यादा खुश होती है, लेकिन आयरे वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। चूमो कहता है उसकी शक्ल इंसान जैसी है, जिसका मतलब वो एक ऐसी डिमोनिक बीस्ट हो सकती है जो कि 1000 साल पुराना या फिर उससे भी ज्यादा हो सकता है, और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। तो यूतोंग से कहती है अब जब मैं इसके बारे में सोचती हूँ तो फिर ये काफी ज्यादा खतरनाक लगता है, तो चलो इसे मार डालते हैं, फिर हम लंच में मीट खा सकते हैं। तो चूमो कह रहा होता है कि ये काफी ज्यादा क्रूअल नहीं है, इसके अलावा मुझे कोई अच्छी रेसिपी ढूंढनी चाहिए। ये सब देखते आयरे काफी ज्यादा परेशान होती है, वो मन मन कह रही होती है क्या ये दो इंसान मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर ठीक है मैं तुम लोगों के साथ इस काम में शामिल हो जाऊंगी। चूमो से फिर से ट्रांसफॉर्म कर देता है, जो कि देखते आयरे कह रही होती है मुझे माफ कर दो, मुझे झूठ बोलना नहीं चाहिए था, मैं बस एक कमजोर लिटिल स्नो फेयर पेट हूँ, और क्योंकि मैं इंसान में ट्रांसफॉर्म हो सकती हूँ तो इसीलिए तोप के चारे वाले रूप में मुझे वैनगार्ड स्क्वाड ने सेलेक्ट किया था। हालांकि मैं इस वॉर में पार्टिसिपेट लेना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरे पास सच में पावरफुल डिमोनिक बीस्ट के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की कोई भी एबिलिटी नहीं थी, और अगर तुम मुझे जाने के लिए दे सकते हो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। तो चुमो से कह रहा होता है अच्छा तुम्हारे पास मेरी मदद के लिए कुछ है और इसके बदले मैं तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करूंगा इसके बारे में मैं बाद में सोचूंगा। ये कहते वो उसे अपने बहन के पास ले जाता है, जहाँ पे वो कह रहा होता है वो पहले से कुछ महीने से बेहोश है, तो क्या तुम उसे जगा सकते हो। ये सुनते वो कह रही होती है कि क्या तुम ये चाहते हो कि मैं इस इंसान को बचाऊं, लेकिन एक इंसान और एक डिमोनिक बीस्ट की बॉडी स्ट्रक्चर ये काफी ज्यादा अलग होती है और मैं मेडिकल स्किल्स से फेमिलियर नहीं हूँ। तो चुमो काफी बुरी तरीके से उससे कह रहा होता है डम की तरह एक्टिंग करना बंद करो, उसके बॉडी से एक डिमोनिक ऑरा निकल रही है और तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। ये वजह है कि मेरी बहन बेहोशी की हालत में है, जल्दी तुम उसे ठीक करो, तुम भी एक डिमोनिक बीस्ट हो इसीलिए तुम्हें शायद जानना चाहिए कि मेरी बहन का इलाज कैसे किया जाए। तो आयरा घबराते हुए कह रही होती है मुझे माफ करो लेकिन मैं सच में नहीं जानती कि इसे कैसे करना है, और हम डीमन बीस्ट ऐसे लोगों को गोल गोल तरीके से नहीं मारते हैं, तो तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वैसे हाँ मुझे भी याद आया था, मैंने सुना था कि सीक्रेट रियल में अपीयर होने से पहले कुछ सेट के इंसान थे जो कि हमारे पास आए थे, वो सीक्रेट रियल से इंसानों को डिमोनिक बीस्ट की सेल से जोड़ने का ट्राई कर रहे थे। शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी सिस्टर भी उनके एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड हो, और अगर तुम उन्हें ढूंढो तो शायद तुम तुम्हारी बहन को ठीक कर सकते हो। तो चुमो से कह रहा होता है आखिर ये कौन सा कंसोर्टियम है, तो वो कहती है मेरे जैसे कैनन फोल्डर के पास इतनी सारी इन्फॉर्मेशन कैसी होगी, लेकिन उन्हें ढूंढने का एक तरीका है, लेकिन ये सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। तो चुमो से कहता ठीक है मुझे बताओ, मैं उन लोगों को कभी भी माफ नहीं करूंगा जिन्होंने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाया, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। तो उससे कह रही होती है अरेंजमेंट के बेस पे ऐसा माना जाता है कि कोई कंसोर्टियम का पर्सन मेरा स्वागत करेगा, अगर मैं उनसे कांटेक्ट कर सकूं तो तुम उन लोगों का पता लगा सकते हो जो कि तुम्हारी बहन के ऐसे सिचुएशन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि तुम्हें कुछ खतरनाक दुश्मनों से लड़ना होगा। तो चुमो कह रहा होता है जल्दी उन्हें कांटेक्ट करो। ये सुनते ही वो मनी मन कह रही होती है मेरा अभी भी एक मिशन है जिसे मुझे पूरा करना है, तो मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम की बर्बादी नहीं कर सकती। इन दो नॉर्मल जैसे दिखने वाले कल्टीवेटर से निपटने के लिए फाइनेंशियल ग्रुप की ताकत को उधार लेना ये सबसे अच्छा चॉइस होगा। मैं जल्दी अपना मिशन पूरा कर लूंगी। एंड इसी के साथ साथ ये जो एपिसोड है वो भी यहाँ पर खत्म होता है। उम्मीद है तुम लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगे, अगर अच्छा लगे हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। वैसे मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ, ही बिकम द
द स्ट्रॉन्गेस्ट गॉड आफ्टर बीइंग ट्रैप्ड इन सेम डे फॉर 3000 इयर्स। उसके कुछ चैप्टर आ चुके हैं, तो क्या मुझे वो एक्सप्लेन करना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। तो अब मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।